नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, यदि आप बिना रासायनिक खाद के, बिना कीटनाशकों के अच्छी मात्रा में अपना पैदावार बढ़ाना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, या फिर आप प्राकृतिक खेती पर लौटना चाहते हो, तो उस संबंध में आज का वीडियो है। निश्चित ही जब से हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, जब से हमने मॉडर्न खेती के रूप में रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया है, तब से खाद्यान्न की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। हमारे खाद्यान्न उत्पादकता ऐसे 3 गुना बढ़ा है। 1950 के आसपास हमारे देश में 50 लाख टन के आसपास खाद्यान्न होता था, लेकिन अब उसकी मात्रा करीब 3.5 लाख टन के आसपास हो गई है। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अपने देश के देशवासियों का तो पेट पूरी तरह से भरने में सक्षम नहीं है, हम कई देशों का पेट भरने में सक्षम हो गए हैं। इसीलिए अब काफी मात्रा में गेहूं, चावल, गन्ना आदि का हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। लेकिन इस उत्पादकता की इस उत्पादकता में बढ़ाने में, इस खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने में हमने कुछ खोया भी है। वो खोया है कि हमने जितनी अधिक मात्रा में आधुनिक खेती को अपनाया है, मॉडर्न खेती को अपनाया है, हम जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे हैं, हमने अपनी मिट्टी को अस्वस्थ कर दिया है, मिट्टी को खराब कर दिया है, मिट्टी का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। अब हमारी खेत की मिट्टी बंजर बनती चली जा रही है। अब हमारी मिट्टी उतनी मुलायम, उतनी भुरभुरी नहीं रही, अब कठोर हो गई है। अब मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता नहीं रही है, और मिट्टी की कठोरता के कारण उसका एक और परिणाम हुआ है कि मिट्टी की 2-3 सेंटीमीटर तक भी अब वातावरण की ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पा रही है। और इसके कारण एक और कारण हुआ है कि हमारी मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते थे, सूक्ष्म जीव होते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। यही सूक्ष्म जीव रासायनिक खादों के उपयोग को भी बढ़ाते थे, या फिर हमारी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटासियम हो, कैल्शियम, कोई भी पोषक तत्व है, इसको उपयोगी बनाते थे। इसी के माध्यम से हम जो भी बीज अपनी मिट्टी में डालते थे, खेत में डालते थे, वो अंकुरित होता था, उसकी बढ़वार होती थी। लेकिन जैसे ही हमने रासायनिक खादों का उपयोग शुरू किया, हमने अपनी मिट्टी को कठोर बनाना शुरू कर दिया। इस कठोरता के कारण हमारे सूक्ष्म जीवों की निष्क्रियता बढ़ गई। इन सूक्ष्म जीवों के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ना शुरू हो गया। अब ये संवर्धन नहीं करते, अब इनकी वृद्धि नहीं होती, बल्कि इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। एक समय था हमारे खेत की मिट्टी की 1 ग्राम मात्रा में करीब करीब 100 करोड़ के आसपास ये सूक्ष्म जीव रहते थे। लेकिन अब इन सूक्ष्म जीवों की संख्या है कहीं 10 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 1 करोड़ के आसपास बची है। और इनकी संख्या घटने के साथ में हमारी उत्पादकता में गिरावट आती चली जा रही है। इसीलिए एक समय जब हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में ये सूक्ष्म जीव रहते थे, इन्हीं सूक्ष्म जीवों पर मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निर्भर करता है, इन्हीं सूक्ष्म जीवों पर मिट्टी का जो जीवांश है वो निर्भर करता है। यानी कि जिस समय तक हमारी खेत की मिट्टी में पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन था, पर्याप्त मात्रा में ये सूक्ष्म जीव सक्रिय थे, तो हम कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत रासायनिक खाद अपनी मिट्टी में फेंक देते थे, हमारी उत्पादकता में 2 गुना वृद्धि हो जाती थी। लेकिन अब तो समस्या ये हो गई है कि रासायनिक खादों का प्रयोग तो हम कई गुना बढ़ा रहे हैं। पहले 10-15 किलो के आसपास हम यूरिया का प्रयोग करते थे, अब तो उसी क्षेत्र में अब 40, 50, 60 किलो के आसपास भी, यानी 4 से 6 गुना तक हम ज्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता निरंतर घट रही है। और जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी लागत बढ़ती जा रही है। पहले कम मात्रा में खेती करके भी किसान स्वस्थ था, प्रसन्न था, उसको कोई टेंशन नहीं था, उस पर कर्ज नहीं था, वो खुशहाल जिंदगी जीता था। लेकिन जैसे जैसे उसने मॉडर्न खेती को अपनाना शुरू किया, अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, उसने उच्च क्वालिटी के बीज लेना शुरू कर दिया, तो उसका लागत बढ़ती चली गई। अब उस पर एक और बोझ पड़ गया। एक तरफ तो उसके रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी बंजर होने लगी, मिट्टी के अंदर के सूक्ष्म जीव घटना शुरू हो गए, दूसरी तरफ उसके ऊपर कर्ज का बोझ भी चढ़ना शुरू हो गया। और इसीलिए जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो यूरिया में मात्र 40% के आसपास नाइट्रोजन होती है। उससे ज्यादा डबल नाइट्रोजन तो हमारे वातावरण में 78% से ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन हमारी फसलों के लिए सीधे उपयोग में नहीं है। हमारे मिट्टी के सूक्ष्म जीव उसी नाइट्रोजन को हमारी फसलों के लिए उपयोगी बनाते हैं, लेकिन हमने उनकी संख्या घटा दी। इसलिए हम धीरे धीरे
रासायनिक खादों पर निर्भर होते चले गए। अब उसके बाद एक चीज और हुई, उन्नत किस्म के बीज आना शुरू हो गए। उन्नत किस्मों के बीजों से हमें और भ्रमित कर दिया कि अब इन उन्नत किस्म के बीजों से यदि अधिक मात्रा में पैदावार लेनी है तो रासायनिक खादों की मात्रा और बढ़ाओ, वो भी बढ़ा दिया। उन रासायनिक खादों ने हमारी मिट्टी को और खराब करना शुरू कर दिया, इन सूक्ष्म जीवों की संख्या और घटती चली गई। तो एक ऐसा तंत्र निर्मित हो गया कि जितना अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, चाहे वो डीएपी का हो, यूरिया का हो, एमओपी का हो, एसएसपी का हो, किसी भी रासायनिक खाद का हो, इन्होंने मिट्टी के पीएच को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब मिट्टी का पीएच सामान्य स्तर पर नहीं रहा, 6.5 से 7.5 के मध्य नहीं रहा। अब वो या तो बढ़ना शुरू हो गया या घटना शुरू हो गया। और घटना बढ़ना इन सूक्ष्म जीवों पर प्रतिकूल असर डालता है। इन्होंने और हमारे सूक्ष्म जीवों की संख्या को असंतुलित कर दिया। और एक इसके साथ में एक चीज और हुई कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के साथ में कुछ और कीट भी रहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो केचुआ है, अर्थवर्म है। ये अर्थवर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक अर्थवर्म के अंदर इतनी क्षमता है कि 1 एकड़ खेत को 10 से 20,000 जो केचुए हैं पर्याप्त पर्याप्त खाद की समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि केंचुआ जो मल त्याग करता है उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीज, सारे पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं। समान मिट्टी की तुलना में जो केंचुए का विष्टा है, केंचुए का जो मल है, उसमें नाइट्रोजन की दर 3 गुना बढ़ जाती है। और ये नाइट्रोजन यूरिया की नाइट्रोजन से अलग है। यूरिया का नाइट्रोजन रासायनिक नाइट्रोजन है, वो सीधे सीधे पूरी मात्रा में हमारी फसलों के उपयोग नहीं बनता। लेकिन जो ऑर्गेनिक जो केंचुए का विष्टा का रूप में जो यूरिया है वो सीधे सीधे फसलों के उपयोग में आता है। उसका पूरा भरपूर मात्रा में उपयोग हमारी फसलें कर पाती हैं। कई और जो मिनरल्स जो खनिज हैं उनकी मात्रा भी कई गुना बढ़ जाती है। उन केंचुओं के ऊपर भी इन रासायनिक खादों का बिल्कुल असर पड़ा है। एक समय हमारे खेतों में जैसी बरसात होती थी, बहुत असंख्य संख्या में केंचुए दिखाई देने शुरू हो जाते थे। और केंचुओं की संख्या ही दिखाई नहीं देती, केंचुओं के आकार में भी हमें बहुत, हमने तो ऐसे केंचुए देखे हैं जिनका साइज 1 मीटर तक है, 3 फीट तक है, 1.5 से 2 फीट तक के केंचुए तो सामान देखे जाते थे। आज भी कई जंगल में, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ रासायनिक खादों का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ, वहां भी आपको 1-1.5 फीट के आसपास केंचुए दिखाई दे जाते हैं। ग्वालियर के पास एक जगह है बधावना, यहाँ बारिश के अंदर काफी मात्रा में बारिश होती है तो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। ग्वालियर से 30-32 किलोमीटर के आसपास जगह है। ग्वालियर के आसपास के लोग समझे, वहां आज भी ऐसे केंचुए हैं जिनकी लंबाई 2 फीट के आसपास है। दूर से दिखाई देने पर सांप जैसे लगते हैं। और ये केंचुए हमारी मिट्टी में जब रहते हैं तो मिट्टी खा के जो विष्टा निकालते हैं, जो मल निकालते हैं, उसे पोषक खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि केंचुए एक चीज और करते हैं, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी के साथ में ऑर्गेनिक जो वेस्ट ऑर्गेनिक मिट्टी में होता है, चाहे वो वनस्पति की जड़ें हों, पत्तियां हों, बहुत सारी चीज ऐसी चीजें उनको एक अलग रूप दे देते हैं। तो इनके इस केंचुए के विष्टा में काफी मात्रा में ह्यूमिक एसिड भी रहता है, फ्लोरिक एसिड भी रहता है और दूसरे जैव रसायन भी रहते हैं। और ये सब मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाने की क्षमता रखते हैं। देखिए रासायनिक खादों के प्रयोग ने इन केंचुओं के ऊपर भी प्रतिकूल असर डाला है। एक और उदाहरण दे दूं, 80-90 के दशक में यदि आपने 10th 12th मेडिकल से किया है तो मेडिकल में प्रयोग होता था, जो जो लोग मेडिकल बायोलॉजी रखते थे उसमें मेंढक का डिसेक्शन करके उनको मेंढक की आंतरिक संरचना सिखाई जाती थी। मैं भी सीखा था, ऐसे प्रयोग कराए जाते थे कि मेंढक पकड़ लाओ या कॉलेज वाले देते थे, उसमें उसकी डिसेक्शन करके दिखाते थे। तो हमें लगता था कि डिसेक्शन इतना कुछ करा दिया पूरे देश में कि अब मेंढक बचे नहीं। लेकिन बाद में अध्ययनों से पता चला कि मेंढकों पर भी रासायनिक खादों ने प्रतिकूल असर डाला है। रासायनिक खादों के साथ में जो कीटनाशकों का प्रयोग हमने किया है, उन्होंने भी मेंढकों के प्रतिकूल असर डाला है और मेंढकों को समाप्त कर दिया। आज बहुत कम मात्रा में मेंढक दिखाई देते हैं। ये मेंढक भी हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मेंढक बहुत तरह के हानिकारक कीटों को स्वयं भोजन के रूप में भक्षण करके हमारी फसलों को बचाते हैं। ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए रासायनिक खादों के, कीटनाशकों के। तो कीटनाशकों के, रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारे खेत की मिट्टी में सूक्ष्म माइक्रोब की संख्या घटी, ऊपरी परत कठोर हुई तो ऑक्सीजन अंदर तक नहीं पहुंच पाई
और अंदर तक ना पहुंचने के कारण हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं संवर्धन नहीं कर पाए, अपने को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, इनकी संख्या और घट गई और इसके साथ में एक नया नया चक्र और शुरू हुआ। हमेशा ऐसा होता है कि जब हमारे मित्र सूक्ष्म जीव कमजोर पड़ते हैं तो उनके अगेंस्ट कुछ शत्रु जीव, कुछ हानिकारक रोग कारक सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। ये कई बाहर से नहीं आते, हमेशा सह अस्तित्व के रूप में रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में हमारे शरीर में यदि कोई अंग विशेष में रक्त का प्रवाह रुक जाए, कोई जख्म हो जाए, तो वहां का मांस गलना शुरू हो जाता है। गलने के पीछे कुछ ऐसे जो प्रतिकूल जो सूक्ष्म जीव हैं वही कारक बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो मांस को गलाने का कार्य शुरू कर देते हैं। गैंग्रीन में भी ऐसी जो सूक्ष्म माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। या फिर एक और उदाहरण से, जब हम हमारा शरीर मृत हो जाता है, किसी प्राणी का शरीर मृत बन जाता है, किसी पुरुष का निधन हो जाता है, तो हम देखते हैं कि 2-3 घंटे में उसका शरीर ऐंठना शुरू हो जाता है। ऐंठने का अर्थ है कि अब उसमें सड़न की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें बदबू आने शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जिन सबों को हमें अधिक समय तक संभालना पड़ता है कि उसका रिश्तेदार को बाहर है, उसको आने में 4-10 घंटे लग जाएंगे, 1-2 दिन लग जाएंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि इस सड़न की प्रक्रिया को रोकने के लिए उसके आसपास बर्फ की सिलियां रख देते हैं, उस लाश को बर्फ के ऊपर रख देते हैं। ठंड से इन बैक्टीरियाज का, इन सूक्ष्म जीवों की गतिविधि रुक जाती है, थोड़ी धीमी पड़ जाती है। पर मेरा अर्थ कहना का है कि ये सूक्ष्म जीव कहीं और से नहीं आते, सह अस्तित्व के रूप में रहते हैं। सह अस्तित्व के रूप में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। मिट्टी के साथ भी ऐसा हुआ है कि मिट्टी में वैसे तो लाखों तरह के मित्र लाभकारी सूक्ष्म जीव है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हानिकारक हैं। और लाभकारक जीव जो अच्छी अवस्था में रहते हैं, संख्या में रहते हैं, अच्छी गतिविधि में रहते हैं, तो इन विरोधी जीवों को, विरोधी सूक्ष्म जीवों को विकसित नहीं होने देते। लेकिन जैसे ही हमने मिट्टी को खराब शुरू कर दिया, मिट्टी का हमने हार्डनेस देना शुरू कर दिया, मिट्टी का भुरभुरापन कर दिया, मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हुआ और हमारे मित्र जो जीव सूक्ष्म जीव हैं कमजोर पड़े, संख्या घटी, तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, ये ताकतवर होना शुरू हो गया और इससे हमारी मिट्टी में कई तरह के रोग कारक सूक्ष्म जीव विकसित हो गए। इन्हीं से हमारी फसलों के रोगों की शुरुआत कर दी। नीमेटोड्स हैं, फंगस हैं, कई तरह के बैक्टीरिया जो रोग कारक बन के बैठे हैं। पहले हमारी फसलों में किसी तरह का रोग नहीं लगता था, या थोड़ा बहुत लगता था तो फसलों की मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता से स्वयं समाप्त कर देते थे। लेकिन जैसे ही हमारे मित्र जीवों की संख्या घटी, ये रोग कारक जो सूक्ष्म जीव है ताकतवर हो गए और इसके कारण भी हमारी उत्पादकता में गिरावट आई और सबके पीछे वही रासायनिक खाद दूषी रहे। मिट्टी कठोरता बढ़ी तो मिट्टी ने पानी को सूखना शुरू कम कर दिया। तो अब हम जो भी बीज डालते हैं उसकी जड़ें ज्यादा गहराई में नहीं जा पाती है। मिट्टी पानी में जो हम सिंचाई करते हैं, पानी भी ज्यादा गहराई में नहीं जा पाता है, इसलिए बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में यदि हमें प्राकृतिक खेती में जाना है, हमें फिर से रासायनिक खादों से मुक्त होना है, तो हमें इन सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करने की जरूरत है। वैसे इन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए जीवामृत का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जीवामृत परमानेंट का इलाज नहीं है। ये अध्ययन कहते हैं हमें अपनी मिट्टी में को यदि सामान्य स्तर पर लाना है तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की दर बढ़ानी पड़ेगी, हमें जीवांश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, हमें जो उसकी पोषकता है वो वहाँ उपलब्ध करानी पड़ेगी, जरूरत है। और सबका कार्य गोबर के माध्यम से हो सकता है। और गोबर यदि देसी गाय का है, गौमूत्र यदि मूत्र यदि देसी गाय का है, तो वो तो मिट्टी के लिए अमृत स्वरूप है। गोबर के माध्यम से, गौमूत्र के माध्यम से मिट्टी की सारी समस्त जरूरत पूरी हो जाती है। गोबर के माध्यम से ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर ही बढ़ना शुरू हो जाता है। गोबर के माध्यम से मिट्टी का जीवांश स्तर है उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। और गोबर में बहुत सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, हमें अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत नहीं है। मैं इसके बारे में विस्तृत वीडियो आगे बनाऊंगा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँ, जैसे हमारे अपने शरीर की बात करें, मेरा वजन यदि 80 किलो है तो मेरे शरीर के अंदर 80 किलो कोई ठोस मिनरल्स नहीं है। मेरे शरीर के हड्डियों के अंदर आज भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 6 से 7 ग्राम कैल्शियम है। यदि खून की बात की जाए तो खून तो 1 ग्राम भी नहीं होगा, मिलीग्राम के आसपास मेरे HB होगा, वो आयरन होगा।
दूसरी चीजों की बात करें, दूसरे मिनरल्स की बात करें, हम हमारे शरीर के अंदर अधिकांश मात्रा में जो हमारा ठोस वजन है, ठोस वजन एक आदमी का 18-20 ग्राम के आसपास रहता है, क्योंकि ज्यादातर पानी है, कार्बन है। इसीलिए जब किसी आदमी के मृत शरीर को जलाया जाता है तो कितना अंश से बचता है? कुछ नहीं बचता। जो हड्डियां बच जाती हैं वो पूरी तरह से जली नहीं होती हैं, उनको और जलाया जाए तो उनकी मात्रा और घट जाएगी। बचेगा अल्टीमेटली वो 18-20 ग्राम के आसपास। 18-20 ग्राम के आसपास ही एक व्यक्ति के अंदर पर्याप्त जो मिनरल्स रहते हैं। और यदि वनस्पतियों की बात की जाए तो वनस्पतियों के शरीर का तो मात्र 4 से 5% के आसपास मिनरल्स होते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें बोरी के बोरे के रूप में यूरिया की जरूरत नहीं है। यूरिया कुछ ग्राम की मात्रा एक विशाल वृक्ष के लिए पर्याप्त है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण से वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब नष्ट होता है तो स्वतः मिट्टी में चली जाती है। तो गोबर की खाद के माध्यम से और जो हम प्रयोग कर रहे हैं गोबर संपूर्ण के माध्यम से हम अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी कमी को दूर कर सकते हैं, उसकी पौष्टिकता में वृद्धि कर सकते हैं और उसकी जो शारीरिक संरचना, उसकी शारीरिक भौतिक संरचना में बदलाव आ गया है, बंजर होना शुरू हो गई है, उसको रोक सकते हैं। इसके बारे में फिर हम कल बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।